नमस्ते भैया। नमस्ते। सुप्रभात। सुप्रभात। बैठिए। हाँ, जय श्री बैठिए। जय श्री कृष्ण। बैठिए। कल हम लोगों ने 3 बड़े विषयों पर बात करी थी। पहला विषय था पहला क्या विषय था बताइए। सीड का था। नहीं, उसके और पहले कल हम गाय। लोगों ने 3 विषयों पर बात करी थी। गाय पे तो परसों शाम को परसों बात करी। पहले नर्सरी पे बात करी थी, फिर डिहाइड्रेशन पे बात करी थी, सीड पर बात करी थी, सीड बैंक पर बात करी थी और सीड्स पर भी बात करी थी शाम को कि आपको खुद के अपने बीज कैसे बनाना। इन 3 विषयों पर ठोस बात हुई थी कल और ये तीनों विषय आपके बहुत काम के हैं, बहुत काम के। बीज और नर्सरी आपकी इनकम को पुश करने में हेल्प करेगा। बीज बैंक आपके खर्चे को कम करने में और आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करेगा। और डिहाइड्रेशन आपकी मतलब वैल्यू एडिशन या प्रोडक्ट की चेन को कंप्लीट करेगा, मतलब बिकने वाली स्थिति को पूरा करेगा वो। ठीक है, अगर कोई भी हम चीज़ बाज़ार में नहीं बेच पा रहे हैं तो उस चीज़ में आप मूल्यवर्धन करके उस चीज़ को अच्छे दामों में बेच सकते हो। और फिर आप कितने भी इंटीरियर में हो, कहीं पर भी हो, अगर आप कोई भी सब्ज़ी के मॉडल पे काम कर रहे हो, इवन लेयर फार्मिंग कर रहे हो और इसमें जो सब्जियां निकल रही हैं पत्ती वाली, फल वाली, या तो ठीक है तुम्हारा क्रीपर्स निकल रहे हैं या जो भी निकल रहा, उन सब का आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो और उचित दाम उनके ले सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और इस पर अगर हम लगें तो बहुत अच्छा काम निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। और इस पर बड़ा काम खड़ा किया जा सकता है। इवन इसमें तो ये भी स्कोप है कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर हैं और उस क्षेत्र विशेष में कोई क्रॉप होती है तो आप उस क्रॉप को भी ऑर्गेनिक करके और वो सारा प्रोड्यूस खरीद के और उसको डिहाइड्रेट कर सकते हो। तो ये काम भी एक बड़ा काम हो सकता है। जैसे कई क्षेत्रों में हमने देखा मटर होती है, कई क्षेत्रों में उन्होंने कहा सेम बहुत होती है इधर, कई क्षेत्रों प्याज होता है बहुत, कईयों में आलू होता है बहुत, कईयों में कहीं पे ठीक है लहसुन होता है कहीं पर, है ना। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्रॉप्स होती हैं। आप उन क्रॉप्स को लेकर भी काम अपना निकाल सकते हो। तो कहीं से भी आप बड़ा काम खड़ा कर सकते हो। मार्केटिंग की जहाँ तक बातचीत है, अभी जितने हमारे पास संपर्क हैं उतने संपर्कों के बिहाफ पर हम ये आपको बोल सकते हैं कि आपकी जितनी ताकत हो उसका 1000 गुना मल्टीप्लाई कर लेना, वो भी हम चुपचाप आपसे निकलवा देंगे। क्या जितनी ताकत हो, अभी हमने आपको ये नहीं बोला कितनी है आपकी, उसका 1000 गुना बोला है। ठीक है, जितनी ताकत हो आपकी उसका 1000 गुना बोला है। तो अभी हमें ये नहीं पता आपकी कितनी ताकत है, आप कहोगे 1000 टन तो उसका आप 1000 गुना कर लेना। इतना सामर्थ्य है अभी हमारे पास। ठीक है, मतलब इतने संपर्क हैं और इतने लोग हैं, तो आप लोग इसमें आगे बढ़िए। हम लोग देश में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं इसके माध्यम से। मतलब आप 2-3 चीज़ें पकड़ लो, केवल 2-3 चीज़ें पकड़ लो, इसमें बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं हम लोग, बहुत बड़ा चेंजेस। और जो 4 सूत्र हमने बताए थे, उन 4 सूत्रों में जो आखिरी वाला सूत्र था वो कल हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप हर चीज़ को वैल्यूएटेड करिए। तो सर सबसे ज्यादा स्कोप किन किन 2-3 में आगे, जैसे 2-3 में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा भिंडी को पकड़ सकते हो आप, डिहाइड्रेटेड हल्दी और अदरक को पकड़ सकते हो, कद्दू पकड़ सकते हो। लौकी और गिलकी में थोड़ा सा अभी है दिक्कत ये है कि उसका बहुत वेट लॉस होता है, मतलब 5% बचता है ना। कई बार तो मतलब जो है ना 2.5-3% भी आ जाता है। मतलब 100 किलो सुखाओगे तो 3 किलो आएगा। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही कम आएगा। हाँ, तो क्या होता है कि लेकिन भिंडी में अच्छा वेट आ जाता है, कद्दू में अच्छा वेट आता है, अदरक हल्दी में तो आता ही है 25%, है ना। तो आप किसी भी इन दोनों तीनों, अगर आप हल्दी को पकड़ लोगे तो हल्दी अपने आप में पूरे वर्ल्ड की हल्दी को रिप्लेसमेंट करने की पावर है इस प्रोडक्ट में। मतलब आप जो हल्दी अब आप खा रहे हो, ठीक है हल्दी खा रहे हो पर ये नहीं खा रहे हो आप, तो मतलब हर जगह इसकी ज़रूरत है। और हर जगह ज़रूरत है इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान में इतना जो बड़ा बाज़ार है, उस बाज़ार में आप इसको गला सकते हो। कितना बड़ा बाज़ार है आप सोचिए। तो कुल मिला के हम लोग जो है ना किसी भी एक उत्पाद को पकड़ के आगे, इवन जो है ना आप कुंदरू को पकड़ लो, मेरे पास इसका इतना गजब का स्कोप है कि मतलब आप थक जाओगे पूरा जीवन इसको उगाते उगाते। क्या अभी कल शायद आपको खिलाया था हमने डिहाइड्रेटेड कुंदरू, है ना। मतलब जो है ना पापड़ का विकल्प है वो। अब आप सोचो, हम अपन पप्पन खिलाते रहते हैं बच्चों को, बात समझ रहे ना,
आप ये डिहाइड्रेटेड फूड आप खिलाइए बच्चों को, ठीक है, डब्बा भर के सेंक के रख लीजिए, महीने भर चलता है, ये ख़राब थोड़ी होता है ये। मतलब जैसे आज आपने फ्राई कर दिया इसको, फिर आप महीने भर रखे रहो इसको, एज इट इज़ रहेगा ये, बस हवा नहीं लगनी चाहिए, हवा लगेगी तो वो लूज हो जाता है, मतलब ढीला पड़ जाएगा, फिर आप चबाएंगे तो वो रोटी जैसा लगेगा, समझ गए ना। लेकिन अगर उसको कड़क बना के रखना तो आप एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख दो, जब भी खाना है बस थोड़ा सा एक चम्मच निकालो और अपने खा जाओ। तो वो बच्चों के लिए अच्छा, उसमें क्या अभी बहुत कलाकारी की जा सकती है, आप टेस्टी नमक मिला लो, आपको जो भी और ऐसे फ्लेवर कुछ पसंद है तो वो आप ऐड कर लो, लेकिन अच्छा उसका अपना जो ओरिजिनल है वो है खट्टा खट्टा हल्का सा स्वाद, तो वो मुंह में जो है ना थोड़ा अच्छा फील देता है ना। तो आप पापड़ के विकल्प के रूप में इवन रोटी के साथ में जैसे हम अचार खाते हैं वैसे इसको भी थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं और बच्चों को भी आदत दे सकते हैं। तो ये पप्पन खिलाने की आदत को छुड़ा के हम लोगों को ये चिपका सकते हैं। तो सर नॉर्मल जो हल्दी है उसको डिहाइड्रेट करें तो भी उसके गुण बेटर हो जाते हैं? बेटर हो जाए नहीं, गुण बेटर नहीं होंगे, जो उसके अंदर होंगे वो एज इट इज रहेंगे, है ना। बेसिकली तो ये ज्यादा बेटर रहेगा ना कि हम हाँ, इसी ढंग से उगाएंगे। बिल्कुल। अब देखो क्या, आप जो हल्दी उगा रहे हो पहली बात उसमें गुण ही नहीं है, और फिर आपने उसको बॉईल कर दिया तो उसके अंदर बचा क्या फिर। देखो बाघभट्टी की बात को अगर आप समझोगे ना, बाघभट्टी एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने पूरे जीवन काल में खान पान के सूत्र ही बनाए कि इंसान को क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो पहले सूत्र में उन्होंने लिखा कि अगर इंसान को 100 बरस भी बिना बीमार हुए जीना है तो वो एक नियम बनाए कि जितना 20 किलोमीटर में जहाँ पर वो पैदा हुआ, जहाँ पे वो रहता है, उसके 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी उगे वही खाए, वो 20 किलोमीटर के दायरे के बाहर ना जाए, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र उन्होंने कहा कि आप जितना हो सकता है कुदरत ने जैसा दिया है वैसे ही उसको अंदर डालिए, ठीक है। दूसरा सूत्र मतलब उसमें छेड़छाड़ मत करिए, और अभी तो हम उसमें इतना छेड़छाड़ कर दिए, मतलब हमने कहीं का नहीं छोड़ा उसको। तो पहले तो हमने बीजों में छेड़छाड़ करी, वहाँ से शुरुआत करी, फिर मिट्टी में छेड़छाड़ करी, उसको हमने रासायनिक तरीका और तमाम अपने तरीक़ों से उगाया, फिर जाके उसकी प्रोसेसिंग में छेड़छाड़ करी, फिर बनाने में छेड़छाड़ करी, फिर बचा तो फिर खाने में भी छेड़छाड़ की हमने, है ना। हमें जब खाना चाहिए तब हम खाते नहीं हैं, जब नहीं खाना चाहिए तब हम खाते हैं। तो हर जगह हमने अपने छेड़छाड़ किया, उसी के चलते ये सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ इंसानी शरीर में हो रहा है, बराबर। तो दूसरी उन्होंने सूत्र दिया कि आप मतलब किसी भी चीज़ को मतलब रॉ के रूप में इस्तेमाल करें, कुदरत ने जैसा दिया है वैसा यूज़ करें। तीसरा उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी भी चीज़ को पकाना है तो आप उसको बॉयल मत करिए। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी चीज़ को उबालना ही पड़ा, जैसे अभी दाल है, आप कच्चा तो नहीं खा सकते, दाल को तो उबालना ही पड़ेगा भाई, बनाना ही पड़ेगा। तो दाल को भी आप खौलाइए मत, स्टीम मतलब दीजिए उसको, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी आंच में पकने दीजिए उसे, तभी जाके आप उसके सही गुणों का लाभ पेट को दे सकते हो। तो ये तीनों ही काम हम नहीं करते, इसी के चलते गड़बड़ियाँ काफ़ी हैं, है ना। तो ये एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं यार हमारा शरीर कितना कमज़ोर हो गया है। महाराणा प्रताप को आप सब लोग जानते हैं, जो बहुत साल पहले नहीं आए इस धरती पर, कुछ ही साल पहले रहे वो। उनका शरीर इतना बलशाली था कि वो 400-500 किलोमीटर तो घोड़े से ऐसे ही दौड़ लिया करते थे, और वो भी 200-500 किलो वजन उठा के। उनका भाला 80 किलो का था, और उस चेतक पे बैठ के, मतलब आप सोच के देखो, अकल्पनीय बात है। आज के मतलब 25 साल के नौजवान से आप 25 किलो का वजन कह दो कि ऊपर जाके गेट पे रख देना, जरा भाग जाएगा वो, इधर उधर जब करेगा। जंगलों में थे तो उन्होंने 10 घास की बहाने रोटी बनाएगा। खाई थी बच्चों को और वाइफ को, और उन्होंने खुद ने घास की रोटी खाई थी। सर पकाने के लिए देखा जाए तो सोलर कुकर दी बेस्ट है हेल्थ के लिए। सोलर कुकर इस्तेमाल करें, एल्यूमिनियम का बर्तन मत इस्तेमाल करें। एल्यूमिनियम का बर्तन एक्चुअली मेल्ट होती है धातु ये, तो बेसिकली जब हम इसमें खौलाते हैं उसको तो वो धीरे 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 मेल्ट होती है, और वो धातु हमारी बॉडी के अंदर जाती है, बहुत माइनर लेवल पे ये जाके कैंसर और तमाम चीज़ों को पैदा करती है। तो एक कारण नहीं है, आप केमिकल को ही केवल कारण मत समझो, है ना। ये कई जगह पे हमने कारण बना रखे हैं पूरे शरीर को बीमार करने के लिए। तो शरीर को बीमार करने के लिए हमने एक कारण नहीं, कई कारण खड़े कर दिए। हमें उन सारे कारणों पे काम करना पड़ेगा, और हमारी देखो यहाँ पर कोशिश यही है कंप्लीट फूड चेन को रिपेयर किया जाए, मतलब स्टार्टिंग टू एंड, है ना। कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि यार ऐसा खाना चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए,
अभी जो खाना चाहिए जो खा रहे हैं वो कितना गड़बड़ है ये तो पहले पता करो। तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। तो अभी हम लोग एक बहुत बड़ा एक विज़न लेके चल रहे हैं, हालांकि वो अभी हम पूरा नहीं बता रहे, थोड़ा सा बता दे रहे। देसी बीजों से और देसी तकनीक से इस मिट्टी से हम लोग इंसान के बीज को सुधारने की प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा विज्ञान है और ये बहुत बड़ा साइंस है। और इस साइंस पर अगर दुनिया ने काम करना चालू कर दिया ना तो मानव बन के निकलेंगे आने वाले समय में लोग। अभी क्या हो रहा है ना, बच्चा आ रहा है, बच्चा क्या आ रहा है कैसे आ रहा है किसी को नहीं पता, और वो जाके बड़े में क्या बनेगा क्या करेगा किसी को नहीं पता। ठीक है, तो अभी जितनी भी तरह की आप देखते हो यंग जनरेशन में कितनी भी तरह की व्याधियां हैं, कितनी तरह की मतलब क्या क्या हैं उनके अंदर, अगर आप झांक के पूरा स्टडी करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आगे निकल गए। आप एक लाइन में ये बात कह के दूर हो जाओगे कि ये तो बहुत आगे निकल गए, बहुत एडवांस हो गए। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें जो एक इंसान में होना चाहिए वो यंग जनरेशन में नहीं आ रही। तो कुल मिला के उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है और ग्रास रूट लेवल से ही काम होगा उस पर। ठीक है, तो अभी योजना बना ली है हम लोगों ने और इसके ऊपर अभी हम लोग काम करेंगे, है ना। खाने पीने की चीज़ों में जी तो हम लोग लैब टेस्ट करवाना चाहें तो ये इसकी लैब कहाँ कहाँ पर है? इसकी लैब भारत में कई जगह पर है। एक राजस्थान जोधपुर में है, हाँ, फिर आपकी 2 बेंगलोर में है, एक जयपुर में भी है, देहरादून में भी है, हैदराबाद में भी है। लिस्ट आपको मिल जाएगी? हाँ, हम दे देंगे हम आपको, हम लोग कराते हैं, पर टेस्टिंग उनकी काफ़ी हैवी होती है। कोई टेस्ट का 5-5 हज़ार रुपये लगता है, कोई का 25-25 हज़ार रुपये लगता है। दिल्ली में भी है। हाँ, दिल्ली में भी हैं, 3-4 लैबें हैं। और कोई का जो मिनिमम सैम्पलिंग होती है, अगर आपको किसी मतलब प्रोडक्ट में एक एलिमेंट पता करना तो उसका 1500 रुपये का चार्ज होता है एक एलिमेंट का। मतलब जैसे अगर हमें गेहूं में पता करना कि इसमें बताओ आयरन है कि नहीं है, तो वो केवल आयरन का टेस्ट लगाएंगे और 1500 रुपये लेंगे, है ना। अगर आपको और कोई टेस्ट कराना, मान के चलो शुगर का टेस्ट कराना, तो उसका 5000 रुपये लेते हैं एक टेस्टिंग का, और केवल शुगर ही टेस्ट करके देंगे, बाकी का टेस्ट करके नहीं देंगे। तो बहुत पैसे खर्चा होते हैं इसमें, और हर चीज़ पर काम करने में दिमाग भी खर्चा होता है और पैसे भी खर्चा होते हैं। तो करा सकते हैं, हम आपको नंबर्स दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको किसी चीज़ का कराना हो तो करा सकते हैं। तो टेस्ट रिलायबल होता है? हाँ, सारे टेस्ट रिलायबल होते हैं, क्योंकि ये सब सामान्य टेस्ट नहीं होते हैं, ये बहुत एडवांस टेस्ट होते हैं, बहुत एडवांस लेवल के टेस्ट हैं ये। शुगर केन को जैविक में ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगता है? शुगर केन को जैविक में ट्रांसफ़र करने के लिए आप पहले साल से ही काम करिए, पहले ही साल आप उसको जैविक मान सकते हो। हाँ, देखो, जमीन की ट्रीटमेंट करके। हाँ, ज़मीन का ट्रीटमेंट करके, ऑर्गेनिक मैटर दे के। देखो, मैं क्या बोलता हूँ कि कभी भी आप इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि कितने साल में हमारा खेत जैविक होगा, ये बात आप भूल जाइए। कल आपने जैसे बोला, सॉरी, हाँ। कल आपने बोला जो उसमें कुछ ट्रीटमेंट करके आपने गुड़ बनाया है, हाँ तो वो उसी क्रॉप से अच्छा बनेगा। हाँ, नहीं, पर उसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पे अध्ययन किया ना। हमने बीज पर काम किया, मिट्टी पे काम किया, फिर बनाने की प्रोसेस पे काम किया, फिर पैकेजिंग पे भी काम किया। तो ये सब काम करने में 8-9 साल लग गए। लेकिन अगर आप ये कहो कि मतलब किसी खेत में अगर हमें जैविक गन्ना पैदा करना है, वो कितने साल में होगा, तो वो पहले ही साल से होगा, है ना। ऐसे ग्रेप्स का भी, मतलब कोई भी क्रॉप का अगर आप ऑर्गेनिक कहना चाहते हो कि किसी क्रॉप को हम कितने समय में ऑर्गेनिक कहें, तो वो पहले साल से कह सकते हो आप। लेकिन वो तो फ्लावरिंग के और अगर मान के चलो आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर इस बात को देखोगे, तो जितना भी टेस्टिंग का और ये सब रखाया गया, एक बेसिक पैरामीटर सरकार ने बनाया कि हमें कुछ तो भी पैरामीटर निश्चित करने पड़ेंगे कि हम इसको ऑर्गेनिक बोलेंगे, बराबर। तो उन्होंने 3 साल का एक प्रावधान रखा कि हम 3 साल में मानेंगे कि अगर आप रेगुलरली जैविक यूज़ कर रहे हैं और केमिकल नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो 3 साल में हम आपको बोलेंगे कि आप 100% जैविक हुए। पर ये तो एक मानने वाली बात है, ठीक है, कि अभी सरकार को कुछ तो भी मतलब सूत्र बनाने हैं और उनको कहना है कि भाई ये जैविक होगा। लेकिन अगर आप इसकी सही परिभाषा पे जाएं, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि पहले साल अगर आपने रसायन छुटाया है पूरी तरह से और पहले ही साल ही आपने जैविक डाला है, तो आप उसको जैविक ही बोल सकते हो, कोई बुराई नहीं है। और पहले ही साल ही उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। और रिजल्ट कैसे मिलेंगे? कोई भी आप जैविक का फूड
आप जब टेस्ट करेंगे तो आपके टेस्ट में परिवर्तन आएगा, आपके डाइजेशन में परिवर्तन आएगा। जो जैविक फूड होगा वो हल्का होगा एंड डाइजेस्टेबल होगा। आपको खाने के बाद लगेगा कि नहीं इसमें कुछ तो भी अलग है, तो आप ये जजमेंट कर सकते हो। मतलब हल्का होता है फूड और डाइजेस्टेबल होता है जैविक वाला फूड, और जो नॉन जैविक होता है वो मतलब एसिडिक नेचर का होता है फूड, तो उसमें गैस बनेगी, एसिडिटी बनेगी और कब्जियत भी हो सकती है आपको, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, अब अगर ये आप कहो कि नहीं वो तो 3 साल में मानते हैं और आप कह रहे हो 1 साल में, तो फिर ये 3 साल की भी बात निराधार हो सकती है। और वो इस बात पे हो सकती है कि हमने जितने भी केमिकल धरती में यूज़ किए हैं, अगर किसी भी साइंटिस्ट से जाके पूछोगे जिन्होंने वो केमिकल बनाया, तो वो कहते हैं ये 400 साल में ख़त्म नहीं होगा, ये 300 साल में ख़त्म नहीं होगा। वो ये नहीं कहते कि ये 300 में हो ही जाएगा। हाँ, 300 साल में ख़त्म नहीं होगा ये कहेंगे वो, समझ रहे ना। मतलब 300 साल के पहले तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत सारे, अभी देखो कोराजिन हम यूज़ कर रहे हैं, पता है वो 250 साल में उसके रेसिड्यू ख़त्म नहीं होते मिट्टी के अंदर जाने के बाद। 250 वर्ष आप इस पे भिंडी पे स्प्रे करते हो ना, बैगन पे स्प्रे करते हो, उसमें इल्ली जो छेद करके अंदर चली जाती है ना बैगन के अंदर, उस पे कोराजिन डालते हो आप, वो उसके रेसिड्यू 250 साल तक ख़त्म नहीं होते। अब आप क्या कर रहे हो, वही कोराजिन का बैगन आप खा जाते हो, उसके माइनर लेवल पे उसके रेसिड्यू वो तुरंत जाके आपकी बॉडी में एक्शन नहीं करेंगे, लेकिन वो जाके कहीं ना कहीं किडनी में फंस जाएंगे, या तो कहीं बैठ जाएंगे, या कहीं ना कहीं वो सिस्टम में आपके पहुंच जाएंगे। और फिर जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा एंड वो फिर आपके कभी भी एक्टिव हो सकते हैं और फिर आपको वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक समस्या और भी है, जैसे जैविक पे हम तो काम कर रहे हैं, पर मेरे साथ वाला जो खेत में मान ली मैंने गन्ना लगाया है, हाँ। मेरे साथ वाले ने भी गन्ना लगाया, वो तो फुल केमिकल यूज़ कर रहा है। हाँ, तो वो प्योरिटी 100% तो यहाँ रह ही नहीं पाएगी। 100% देखो कभी भी नहीं होनी है, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि एक तो केमिकल के लेवल पे देखें तो हम बहुत सारे केमिकल जो पहले यूज़ कर चुके हैं वो रेसिड्यू अभी इतना आसानी से 2-3 साल में नहीं होने वाले वो डिस्ट्रॉय, बराबर। दूसरी बात ये है कि आप अगर मान के चलो कभी केमिकल यूज़ ही नहीं किया, आप कहते हो 100 साल से इस पे खेती नहीं हुई इस मिट्टी पे, तो वो खेत को भी आप जैविक नहीं कह सकते हो, क्योंकि जो इन्वायरमेंट में इतना केमिकल का गैसेस जा रहा है वो धरती पे पानी की बूंद बन के और गिर रहा है। तो वो तो आप कोई भी मिट्टी में कहो, आप कहो कि हमने हाथ से नहीं डाला जैविक, तो अभी ऊपर से तो गिरा पानी के माध्यम से, तो वो कभी आप उसको जैविक फिर नहीं कह सकते हो। पर हमें समाधान पे पहुंचना है, तो आप पहले साल केमिकल बंद करो, पहले साल जैविक डालना चालू करो और पहले ही साल अपने उत्पाद को जैविक कहना चालू करो, ख़त्म। ठीक है, कंट्रोवर्सी में फंसने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपको लगता है कि हमें सर्टिफिकेट चाहिए है तो ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, 3 साल में मिलने दो, कोई हरकत नहीं है। पर आप लोगों को बोल के टेस्ट करा के और आप चीज़ों को बेच सकते हो, कोई उसमें तकलीफ नहीं है। कपास में कुछ ये मल्टीलेयर में कपास हो सकते हैं? नहीं, कपास को मल्टी लेयर में नहीं कर सकते, उसको आप इंटर क्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग के मॉडल में करिए। इंटरक्रॉपिंग में कर सकते हैं। तो गन्ना भी चेंज करना पड़ेगा ना प्लॉइंग के समय? प्लॉइंग के समय क्या? गन्ना चेंज करना पड़ेगा, समझो जमीन का ट्रीटमेंट कर दिया, हाँ उसके बाद अगर यही गन्ना यूज़ किया तो वापस वही होगी ना फसल तो। हाँ, तो आप गन्ना लगा रहने दो, एक बार लगने पे 3-4 साल तक गन्ना की फसल चलाते हैं। तो ट्रीटमेंट करना है तो आप जब गन्ना की बाड़ी आपकी कट जाए, कटने के बाद आप ट्रीटमेंट करके ओटलेज कर दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। गन्ना साइड में लगा रहेगा, गन्ने के बाजू से कर दो, जैसे हम लोग इसमें करते हैं। क्रीपर्स हमारी लगी रहती है, कुंदरू तो परमानेंट क्रॉप है ना, ये इस पर इतना बड़ा काम हो सकता है, बेहिसाब बड़ा काम हो सकता है, बेहिसाब। पहली बात पता है इसके अंदर क्या है, इसका बीज एक बार लगा दिया ना तो आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी, पेड़ बदलने की ज़रूरत नहीं है। सर अपने पास कुंदरू का बीज है? बीज नहीं है, कलम है उसकी। है? हाँ मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो एक कलम आप लगा दो, आपकी उम्र निकल जाएगी, पेड़ ख़त्म नहीं होगा। तो क्या हुआ, कितनी बार, मान के चलो 20 साल चलाया मोटा मोटी, तो 20 साल आपको लगाने का खर्चा, 20 साल निकालने का खर्चा, और 20 बार जुताई करने का खर्चा, 20 बार बीज का खर्चा, सारा आपका बच गया। तो वो एक इनकम में आपका ऐड होएगा। दूसरी बात ये है कि एक बार ये लग गया, नॉन स्टॉप 9 महीने फलने की कैपेसिटी है। कोई भी क्रीपर्स ऐसा नहीं है जो 9 महीने फलन दे दे। मतलब आप करेला लगाओगे 4 महीने चलेगा, लौकी लगाओगे 2.5-3-4 महीने चल जाएगी, टमाटर लगाओगे ठीक है 5 महीने खिंच जाएगा। कोई भी क्रीपर्स आप लगा दो,
गिलकी, तोरई, टिंडा, जो भी आपको ध्यान में है, सारा क्रीपर्स 4-5 महीने से ज़्यादा नहीं चलता। इसका सबसे लंबा रिटर्न है, 9 महीने तक चलता। क्यों? इसका आज तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, कोई भी साइंटिस्ट ने इसका अभी हाइब्रिड नहीं बनाया। तो इसीलिए जो है ना ये क्योंकि कलम से लगता है, बीज से लगता नहीं है, तो इसीलिए इसका मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, तो ये लंबे अरसे तक चलता। तीसरी बात इसमें ये है, कोई बीमारी नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती। मतलब आज तक हमने इसमें स्प्रे नहीं मारा। हाँ, इसमें जब ये बूढ़ा हो जाएगा, बूढ़ा मतलब जब नवंबर का महीना आएगा, बेल चलना बंद हो जाएगी, तब वो बेल में तो पाउडरी मिल्ड आ सकती है, वो बहुत रेयर केस में। पर उस समय आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो है ना बूढ़ा हो चुका पेड़ बूढ़ा मतलब डालियाँ सूख गई, पत्तियाँ मुरझा गई, अब वो आगे डालियाँ नहीं बना रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही ख़त्म हुआ हमने उसकी कटिंग कर दी, पाउडरी मिल रहा है चाहे कोई मिल रहा है, क्या करना उससे। तो ऐसे करके इसमें कोई बीमारी नहीं लगती, पूरे साल भर कोई डिसीज़ नहीं आता। तो ऐसे 3-4 इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। और वज़न भी आता है, मतलब नॉन स्टॉप फलती है, हर गठान पे इसके फ्रूट सेट होते हैं। और वजन के लेवल पे कहें अगर ढंग से फल जाए तो 1 एकड़ में आप एक बार में 5 से 7 कुंटल तक का ईल्ड निकाल सकते हो एवरी वीक, है ना। 200 कुंटल तक की ईल्ड आप ले सकते हो फरवरी टू नवंबर, 9 महीने में। तो सबसे ज़्यादा हाई ईल्डिंग कैपेसिटी है और लंबे समय तक चलने वाली है। और एक बार लग गया तो कई वर्ष तक आप पेड़ उसका चला सकते हो। पानी की आवश्यकता इसको पड़ती है, गर्मी में भी, बारिश में कोई ज़रूरत नहीं है, ठंडी में वीक में 1-2 बार आपको देना पड़ेगा। नमी वाली जगह पे चल जाएगा जहाँ नमी कांस्टेंट नमी रहती हो ज़मीन में? बहुत ज़्यादा होने पे बरसात में दिक्कत हो सकती है, गर्मी में तो चल जाएगी, ठंडी में भी चल जाएगा, लेकिन बारिश के समय पे तकलीफ़ हो सकता है। अगर बारिश में ज़्यादा पानी अगर रहा तो इसकी फिर बेल आगे बढ़ना बंद हो जाएगी बारिश के टाइम पे, है ना, गल जाएंगी। जड़ों में एक्सेस पानी हो गया ना तो फिर वो बेल चलाना बंद कर देगा। तो आप कोई भी देखो इस तरह की कोई भी एक फसल पकड़ के यार आप आगे बढ़ सकते हो। और जब तक बाज़ार में बिकती है खूब धड़ल्ले से बेचिए, जब 40-30 रुपए की, इवन 20 का भी बिक जाए, मैं कह रहा हूँ 10 का भी बिक गया ना तो भी ये नुकसान नहीं देके जाएगी, आपको 2 लाख रुपए का रिटर्न देके जाएगी 1 एकड़ में, अगर 10 रुपए का भी बिक गया 1 किलो तो। और जब ही मान के चलो आपको लगे कि 10 से कम में जा रही है बातचीत, तो बस आप डिहाइड्रेट करने लग जाओ। क्या? अच्छा, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होता है? न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई फाइबरस वेजिटेबल्स है ये। मतलब डाइजेस्टेबल सिस्टम को आपको रिपेयर करने वाली सब्जी है ये। पर एकड़ 1450 पौधे लगेंगे, सॉरी 1450 गुणा 2, 2900 पौधे है ना 1 एकड़ में। और एक बात और है, सुनो, एक और ख़ास बात है कि जैसे मान के चलो आप 10 पौधे ले गए हमसे, ठीक है, तो अगले साल 10 के 100 बना लोगे आप कलम, फिर 100 के 1000 बना लोगे, 1000 के फिर पता चला 10,000 बना लोगे, लेने की ज़रूरत ही नहीं। मतलब ये एक ऐसी व्यवस्था है कि आप अपने खेत में भी मल्टीप्लाई करो और फिर इसको आप चाहो तो बेचने भी लग जाओ। 10 लोगों को सलाह दो, 2 लोग कहेंगे तो ठीक है, लाओ भाई 15 रुपये 20 रुपये एक कलम देते हैं, क्या दिक्कत क्या है उसमें। इसकी कलम मिलेगी कब? कलम मिलेगी दिसंबर के बाद, मतलब सही समय है इसको लगने का फरवरी टू अप्रैल, मतलब फरवरी टू अप्रैल के बीच में आपको इसको लगाना चाहिए सबसे बेस्ट। और टेस्ट में लाजवाब है ये, आप इसको कच्चा खाओगे ककड़ी के माफिक लगती है पूरी। 200 कुंटल तक ले सकते हो 9 महीने में। कलम कैसे बनती है सर ये बता दो। हाँ, कलम के लिए देखो, जो बेल पुरानी हो चुकी, जो सफ़ेद हो चुकी बेल, आप उसकी कलम को नीचे से काटिए और नीचे उसकी जड़ लगी रहने दीजिए, तो जड़ से ही वो अगला पौधा नया फिर बन जाएगा। और जो ऊपर का आपने काटा उसको आप ये हिस्से में काटते जाइए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस बोर्ड पे समझाएं आपको इस बात को, तो जैसे उदाहरण के तौर पे ये एक पौधा है, ये यहाँ पे मिट्टी में लगा हुआ है नीचे, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है, और ये हिस्सा अभी ज़मीन में लगा रहने दिया। अब अगला पौधा इसी से ब्रांचिंग करके फिर से बन जाएगा। ये तो हमारा पौधा एज इट इज़ है। अब हमने ये जो काटा, इसके हम कितने पीस करेंगे, 3 गठान के पीस करेंगे, मतलब इसमें नोड होती हैं, तो 1 नोड 2 नोड 3 नोड, मिनिमम 3 नोड होना चाहिए, या मिनिमम 2 नोड तो होना ही चाहिए। 2 नोड होना चाहिए जिसमें आप एक नीचे और एक ऊपर लगा पाओ। अगर 3 नोड हुई तो 2 नीचे लगाओ, 1 ऊपर निकालो, और अगर 4 नोड हुई तो 2 ऊपर और 2 नीचे।
समझ गए ना। तो सबसे बेस्ट कौन सा होता है, 4 नोड का सबसे बेस्ट होता है, जिसमें बैकअप होता है 2 ऊपर में और 2 नीचे में। तो 2 नीचे में ऐसा होता है कि जड़ जो है ना 2 नोड से बनेगी, फिर मजबूत है। तो प्लांट्स मजबूत होएगा। और 2 नोड ऊपर रहेंगी तो 2 नोड से ही वो मतलब ब्रांचिंग बनाएगा अपना। तो 4 नोड का प्लांट सबसे बेस्ट होता है। बाकी मिनिमम 2 नोड पे भी काम बन सकता है ना, और 3 नोड पे थोड़ा अच्छा होगा, पर 4 पे सबसे बेस्ट होगा। तो हमने क्या किया, 4 नोड का प्लांट काट लिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 नोड है, ये 2 नोड है, ये 3 नोड है, ये 4 नोड है। इसको यहाँ से उड़ा दिया हमने, ठीक है। अब जो ये वाला हिस्सा था इसी को हम ज़मीन के नीचे लगाएंगे। ऐसा सीधा ही लगाना है। हाँ, अगर आपने यूं कर दिया हाँ, उल्टा। हाँ, तो फिर नहीं होएगा। अच्छा, हाँ। ठीक है, तो आपने ये जो काटा इसको यूं लगाएंगे और फिर अगला जो काटेंगे यहाँ से 4 नोड का उसको भी यूं लगाएंगे। मतलब जो नीचे का हिस्सा होगा वो जड़ में जाएगा, मतलब नीचे जाएगा। ये जो नीचे का हिस्सा वो जड़ में जाएगा। अगर पलट के लगा दिए तो गड़बड़ हो जाएगी बात। तो जब भी आप ये लें जहाँ से भी, तो मतलब जो है ना आप उनसे बोल के लें कि आप मार करके देना हमको कि कौन सा हिस्सा ज़मीन के अंदर लगाना। तो कई बार लोग साउंड नहीं होते टेक्निकल, और बेचने के चक्कर में आपको भर के दे दिए। अब आपको खुद नहीं पलने पड़ रहा कि उल्टा लगाना कि सीधा लगाना, और समझ में भी नहीं आता उसमें कि कौन उल्टा कौन सीधा, क्योंकि तो वो एक जैसा गंडा होता है। गन्ने का गन्ना आप काट दो, कौन उल्टा कौन सीधा पता ही नहीं चलेगा। तो वैसे ये है, तो आपको इसमें खास ख्याल रखना पड़ता है। और हम लोग जैसे देते हैं ना, तो हम लोग मार्क करके दे देते हैं। नीचे के हिस्से में हल्का मिट्टी या तो चूना या तो कुछ भी ऐसा मार्क करके दे देते हैं, ताकि आप वही वाला पार्ट ज़मीन के अंदर डालें। 45 डिग्री के एंगल पे इसको लगाना होता है, सीधा नहीं लगाना, लिटाना नहीं है, खड़ा नहीं करना। 45 डिग्री के एंगल पे, जैसे हमने एंगल ठोके थे ना, वैसे ही एंगल के उसमें लगाना। और एक सावधानी पूर्वक बात कि जैसे अगर ढाल का डायरेक्शन ये है तो 45 डिग्री का एंगल ढाल के डायरेक्शन में बनेगा इसका। ये बहुत छोटा पर बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। जैसे मान के चलो आपके खेत का ढाल है, ये नीचे की तरफ आपका ढाल जा रहा है, बराबर ना, और यहाँ पे आपका पोल है, यहाँ पे आपका पोल है। तो पोल के दोनों तरफ आपको पेड़ लगाने हैं। तो 45 डिग्री का एंगल आप कहाँ बनाओगे, अगर ये ढाल है तो इसको इस डायरेक्शन में लगाओगे, मतलब ऐसे लगेंगे, समझ गए ना। और अगर ढाल ये ऐसे है होगा तो फिर ऐसे लगेंगे। वो बात समझ में आ रही, ढाल के अपोजिट, ढाल के डायरेक्शन में, मतलब अगर ढाल का डायरेक्शन ये जा रहा है फॉर एग्जांपल, तो हम उसको ऐसा लगाएंगे 45 डिग्री के एंगल पे, ताकि इसका रूट का डेवलपमेंट ये ही डायरेक्शन में ऐसे ही जोन तैयार हो। अब क्या होगा, बारिश का जब पानी आएगा तो रूट के जोन में पानी छिड़ेगा नहीं, सीधा जाएगा। ये बहुत माइनर सा पॉइंट है। अगर आप ये डायरेक्शन में लगा दिए तो रूट ऐसे ही डेवलप होगा। पानी यहाँ से बह रहा है तो रूट जो है ना पानी को रोकेंगी, और रोकेंगी तो वो गल जाएगा। तो जब बारिश में लगातार पता चला 6-6, 7-7 दिन कंटिन्यूसली बारिश होती है, वो केस में फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये आप ध्यान रखोगे तो इसका आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। धूप की रिक्वायरमेंट कितनी है? धूप की रिक्वायरमेंट आप ये समझ लो कि गर्मी के टाइम पे अगर आपको 50% का शेडो मिल जाए इसको तो बहुत बढ़िया है। बाकी बरसात में तो ऐसे ही 50% शेडो ही होता है, तो बहुत कड़क धूप की ज़रूरत नहीं है इसको। हल्के शेड में भी ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसकी भी नर्सरी ऐसे ग्रो बैग में तैयार होती है? ग्रो बैग में भी कर सकते हो आप। पर 2 गांठ जमीन में होनी चाहिए, 2 ऊपर होना चाहिए, है ना। तो 2 गांठ से जड़ बनेगी और 2 गांठ से ब्रांच निकलेगी। तो मैं कहता हूँ किसानों से कि यार ये सबसे सस्ता और सबसे मतलब कहना चाहिए इतना रद्दी काम है। रद्दी मतलब रद्दी इसलिए कहा कि इसमें बहुत कोई टेक्निकल साउंड होने की ज़रूरत नहीं है आपको, इजी, बहुत इजी गोइंग है। आप 1 एकड़ का ये छत बना लो बढ़िया, एक फसल आप अपने नीचे लगाते निकालते रहो और इसको आप परमानेंट चलने दो। अभी जैसे ये 4 साल से कंटिन्यूसली चल रहा हमारा। अब सोचो 4 साल में अगर हम कोई क्रॉप क्रीपर्स में लगाते तो 5-7 हज़ार रुपये हर साल हमें खर्चा करना पड़ता, हर साल, बल्कि हर सीज़न में। 2 सीज़न लेते तो 10,000 का बीज का खर्चा था हमारा। 4 साल में हमने 40,000 रुपये तो वही बचा लिए। 40,000 का एक आदमी लगा दो, उसको जाने दो वो पैसे। तो कुल मिला के ये हमें बहुत अच्छा लगता है, सीधी बात ही है। इसके बराबर में अभी कोई तो भी वेजिटेबल ऐसा नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और इसका हमने वैल्यू एडिशन भी कर दिया, तो वो भी एक तोड़ बना दिया कि अगर ज़्यादा हो गया तो आप क्या कर सकते हो।
सुखाते जाओ आप, सुखाते जाओ और 1000 रुपए किलो में फिर इसका जो है पापड़ बना के और हम लोग बेच सकते हैं। हैदराबाद मार्केट में तो इसका कांस्टेंट रेट है, लोकल मार्केट। हाँ हाँ जोधपुर में रिलायंस फ्रेश में 120 रुपए केजी मिलता है, क्योंकि उधर कहीं कोई उगाता ही नहीं है। कितना मिलता है? 120 रुपए किलो। हाँ बहुत, अरे वजन भी होता ना, और इसमें हर गांठ पे फलता है। अभी तो ये क्या है, गर्मी के थपेड़े खा के बेचारा बैठा है पौधा। अभी इसको 1 हफ्ते हो गया लगभग पानी गिरते गिरते। अभी आप ऊपर छत पे जाके देखोगे तो पहले दिन जब आप आए थे तो इसमें कम ग्रीननेस थी, अब जाके ये ग्रीन बढ़ गया। अभी अगले हफ्ते में ये रूटीन पे आ जाएगा और फिर ये नॉन स्टॉप बिल्कुल एक जैसा चलेगा नवंबर तक। तो हर हफ्ते इसमें से निकालना पड़ता है? हर हफ्ते फ्रूट निकालते हैं। अभी हम लोगों ने ये निकाला था, क्या नाम से, उस दिन 1 वीक पहले, तो लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास हम लोगों ने निकाला था। जबकि वो इतना गर्मी के टाइम पे था कि वो पूरा गर्मी का वीक था वो, मतलब है ना, सबसे ज़्यादा हीटेड वीक था वो, जब ये उतना निकाला। अभी भी ये थोड़ा कम निकलेगा, अभी नेक्स्ट वीक में निकालेंगे तो लगभग इतना ही 2-1 क्विंटल के आसपास आएगा। लेकिन इसके नेक्स्ट वीक में ये 5-6 क्विंटल पे आ जाएगा। फिर ये 5-6 रेगुलर चलता रहेगा, ऐसा है। पूरा 1 एकड़ में लगा हुआ है जो यहाँ पे, पूरा 1 एकड़ में। हाँ, ये 1.25 एकड़ का ब्लॉक है, तो उधर आखिरी में गिलकी वगैरह लगाया है। 1 एकड़ में है, लेकिन आपने स्टैंडर्ड बोला था 1.25 एकड़ का बनाना। हम लोग 6 एकड़ में करते हैं अभी ये कुंदरू का काम। अच्छा, हाँ, अच्छा 1 एकड़ में कितना स्क्वायर फुट होता है? 44,000 स्क्वायर फीट। वैसे 43,365 होता है, लेकिन राउंड फिगर में उसको 44 बोल देते हैं। 43,365 वर्ग फीट होता है 1 एकड़ में। हाँ, इक्वल मतलब एक्यूरेट, लेकिन राउंड फिगर में 44,000 स्क्वायर फीट बोल देते हैं। हाँ। सर ये फ्रूट प्लांट्स के प्लांटेशन में भी ये फ्रूट प्लांट के बाद यही आना, ऐसा कुछ तरीका है? हाँ है, उसकी लिस्ट है। कल हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। कल हम आपको पूरा एग्रीकल्चर का ढांचा हमें कैसे तैयार करना है उसके बारे में आपको पूरा डायग्राम के साथ में समझाएंगे। और वो विषय भी इस पूरी एग्रीकल्चर व्यवस्था की जान है। वो एग्रीकल्चर व्यवस्था की जान है, समझ गए ना आप। कोई भी जब घर बनाते हो ना, तो प्लानिंग करके आपको घर बनाना पड़ता है, क्योंकि वो एक ही बार बनना है। अंदर की सजावट तो आप सारी ज़िंदगी करते रहना, पर मेन ढांचा तो बना लो पहले। तो ढांचा एक बार बन गया है ना, और फिर अंदर की सजावट आप सारी ज़िंदगी पड़ी है करते रहना। तो ऐसे ही वो ढांचा कल हम लोग आपको शेयर करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कल जो दो टॉपिक बताए ना, वो भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो बीजों से रिलेटेड, उनके स्टोर से रिलेटेड या डिहाइड्रेशन से रिलेटेड कोई भी बात हो, कोई भी मन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि ये विषय आपको बहुत जहन में उतारना ज़रूरी है। क्योंकि ये मैन्युअली अच्छा पड़ता है ना, खाली विदाउट मशीन सबसे बेस्ट। मशीन में आपको जाना ही नहीं, इसमें आप बड़ा बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। नर्सरी का टॉपिक इसको बनाओगे ना तो 4,000 रुपये का खर्चा है। 650 रुपये की पैनल प्लेट है और 900 रुपये की उसमें पॉलीथीन लगी है, बराबर ना। और बाकी मच्छर जाली और पंखा सब मिला के 2,500 रुपये के बजट में ये हो गया। और 2,500 रुपये की आप अपनी लकड़ी और ये सब मान लो, तो ऐसे 5,000 में आप खुद बना सकते हो। बड़ा बनाएंगे तो पंखा बड़ा लगेगा। हाँ, फिर पंखा बड़ा लग जाएगा, प्लेट भी बढ़ जाएगी, पंखा भी बढ़ जाएगा। जो टेबल कितना बड़ा बना सकते हैं? उसी रेशियो में पंखा आप 20 बाई मैक्सिमम 20 बाई 10 तक का भी बना सकते हो। उसमें डायग्राम से मिलेगा। हाँ, 20 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा, इससे बड़ा मत बनाइए। ऐसे 5-6 बना ले। ऐसे फिर अलग अलग बना लो, एक बना के फिर दूसरा बना लो, फिर तीसरा बना लो, अलग अलग ब्लॉक बनने दो। सर इस पर अगर हम ब्लैक कलर की पॉलिशीट डालें वो हीट को ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन बेसिकली देखो वाइट पॉलीथीन का पर्पज़ ये होता है कि हल्की सी लाइट को भी डाला जाए। हमें केवल वहाँ पर आँच पैदा नहीं करनी है ना। ब्लैक सीड डालेंगे तो आँच पैदा होगी, मतलब गर्म होगा वो, लेकिन वाष्पीकृत की जो पर्पज़ है वो क्रिएशन नहीं से होगा। तो बेसिकली वाइट का मतलब ये होता है कि हल्की उजाला जो है ना हम उसके ऊपर डाल रहे हैं, है ना। मतलब सनलाइट का 20% हम डायरेक्टली उसको दे रहे हैं, ऐसा है उसका पर्पस। तो ब्लैक में क्या होगा, हीट तो हो जाएगी, मतलब वो गर्म तो हो जाएगा, लेकिन हमें गर्म नहीं करना वहाँ पे। हाँ, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें और जैसे 4x8 का पूरा अपना प्लेटफॉर्म है, इसके जो ये इधर जो पॉलीथीन डली हुई है, इसमें 2x2 का फ्रेम का अगर कांच का लगाया जाए तो क्या कोई बेनिफिट है उसका? लगा सकते हो। हाँ, क्या नहीं एडेड बेनिफिट है उसका कुछ? नहीं,
अगर 5 की जगह 8,000 का खर्चा कर दिया जाए उसमें और फ्रेम बना के ग्लास लगाया जाए तो उसका क्या फर्क पड़ेगा? उसका बस उसका परसेंटेज जो है ना वो डैमेजिंग परसेंटेज होता है एक्चुअली, वो उसमें डर होता है। हमने किया था कांच का क्योंकि हम प्लास्टिक नहीं करना चाहते थे, तो हमने इसका किया था ऑलरेडी, है ना। क्वांटिटी में करना है तो क्या करें? कैसा? वो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? टेबल्स ज़्यादा बना लेंगे। वो ज़्यादा बना लीजिए, आप उसी एरिया को दूसरा कर दीजिए। और इसमें फायदा आप कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। सर नर्सरी का कांच टॉपिक का एक बार फ्रेम लगाते रिवाइज हैं करवाइए। तो उसकी गर्मी को बढ़ा नहीं देता सूरज की गर्मी? क्या चीज़? कांच का जब फ्रेम लगाते हैं हाँ, तो सूरज की गर्मी को रेस और उसकी हीट बढ़ा नहीं देता? नहीं नहीं नहीं, वो जितना इसमें आता है उतना ही कांच में आता है। सेम रहता है। करके देख लिया वो जैसे तो, सोलर कुकर वो तो करके देख लिया। जो ये बात बोल रहे हैं वो 50-50% वाला करके देखना पड़ेगा एक बार, है ना। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा एक बार, जो आप कह रहे हो ना उस पर करना पड़ेगा ट्रायल। देखिए अभी जो हमने जहाँ से शुरू किया था उसमें जो करेक्शन समझ में आए वो करेक्शन करके यहाँ तक हम लेके आ गए इसको। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है ना, मतलब ऐसी कोई कमी फील नहीं हो रही है। अगर आपको लगता है कि अगर ये जोड़ के कुछ और किया जा सकता है तो आप करिए एक्सपेरिमेंट, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर कुछ और सक्सेस आती है तो आप बताइए, तो शेयर करिए। रात में नहीं चलेगा ना? नहीं, रात में वेजिटेबल से पानी भी नहीं निकलेगा, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा ना। है ना। हाँ, इसलिए तो उसको सोलर से किया गया ताकि जो है ना वो सारी प्रोसेस नेचुरली तरीके से हो। जब भी सूरज पड़े तभी उसकी वाष्प निकले, सूरज पड़े तभी पंखा चले, तो जब भी वाष्प निकलेगी तभी पंखे की ज़रूरत है ना। तो वो दोनों का कनेक्शन एक ही है। अच्छा, हमारी वो थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा रहता तो पंखा थोड़ा बड़ा साइज का रखना होता। रख सकते हैं बड़ा साइज़ का, पर इतनी साइज़ में यही वाला पंखा चाहिए। अगर आप 20x8 का बनाते हो या 20x10 का बनाते हो तो फिर पंखे की साइज़ बढ़ाना पड़ेगी। पंखे का साइज़ ये 0.25 वोल्ट का है, फिर आप 1 वोल्ट का ले लो, 2 वोल्ट तक का भी ले लो, है ना। जैसे एग्जॉस्ट होते हैं ना इतने बड़े बड़े, हम वो भी लगा सकते हैं। एक की जगह 2 भी छोटा लगा सकते हैं। हाँ, 2 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। जब 10 फीट एरिया बनाया आपने, एक 5 फीट पे लगा दो, फिर अगला एक 5 पे लगा दो, ऐसा कर सकते हो। अंदर जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है उसमें हीट मेंटेन और इसका फायदा है तो बाहर रख सकते हैं, बारिश का इसका कुछ डर नहीं है। नहीं, अगर सब्जी हमने उसमें काट के डाल भी दी तो मतलब बारिश आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से पॉलीथीन डाली है, पानी नहीं जाता अंदर उसमें। पन्नी पैक रखना है सब्जी उसमें। हाँ पैक है और उसका जो शेप है वो भी है। हाँ, वो डायग्राम ही है वैसा। पानी गिरेगा कुछ भी नुकसान नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि काट के आज डाला और आज के ही बाद से तुरंत डालते ही झड़ लग गई और 7 दिन तक पानी नहीं खुला तो सड़ जाएगी सब्जी, क्योंकि मॉइस्चर लगातार रहेगा, इकट्ठा डला रहेगा और एवापरेट नहीं होएगा तो निश्चित ही है कट के डल गया तो वो सड़ नहीं है। तो फिर उस केस में गाय को खिला दो। लेयर में कितना थिकनेस देते हो? डालते समय वो कटा हुआ सब्जी का लेयर कितना थिकनेस का? आप एक के ऊपर एक डाल सकते हो, पर एक के ऊपर एक के ऊपर एक नहीं, है ना। मतलब 2 डबल हो सकता है पर उसके ऊपर एक और 3 नहीं, ऐसा। इतने में 50 किलो की कैपेसिटी है ये। आप 50 किलो सब्जी डाल देते हो इसमें आराम से। तो मतलब एक पन्नी बैग फिर दूसरा पन्नी बैग, 2 लेयर हो। हाँ, नहीं मतलब जैसे जाली पे हमने सब्जियां फैला दी डायरेक्ट, तो एक के ऊपर एक आएगी क्या, वो पूछ रहे हैं वो। तो हाँ, एक के ऊपर एक भी आ सकता है। जैसे कद्दू काटे हमने और ऐसे फैलाए तो ऐसे नहीं कि एक 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 एक, एक ऐसे फैलाना, एक के एक ऊपर एक भी आ गया तो भी चलेगा, ऐसा है। हाँ, जो आप कद्दू बोल रहे हैं तो कद्दू क्या है, वो घिया है? नहीं, कद्दू मीन्स पंपकिन। हाँ, गोल। नहीं, 2 में नहीं बात बनती। कर लिया तो सर ये मल्टी लेयर में कर सकते हैं आप, पर फिर आप छोटे पत्ते वाली नहीं, बड़े पत्ते वाली के रूप में उसको कर सकते हैं, सर है ना। हाँ, आप कह रहे हैं कुंदरू जैसे दिसंबर में इसकी वो मिलेगी, तो मतलब उसके बाद ये हल्दी और ये दोनों साथ में, राजस्थान में दोनों चीज़ें साथ में मतलब लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं। देखो, आपको मिलेगी तो ये क्या नाम से दिसंबर के बाद से, लेकिन लगाना है आपको जनवरी 15 के बाद ही। लगाने का टाइम वही है, जनवरी 15 के बाद। तो आप जनवरी 15 के बाद ही हमसे लें। ठीक है, और उसके साथ हल्दी भी तभी मतलब तभी लगाई तभी जा तभी सकती है। तभी
भिंडी कर सकते हैं ना, और गवारी सब कर सकते हैं, और सब ये कर सकते हल्दी और अदरक दोनों साथ में मतलब हो सकती है ना एक ही? हैं। हाँ सर अब परवल भी लगाए हैं, हाँ, तो परवल का क्या रिस्पांस? परवल भी अच्छा आता है, कुंदरू की जगह पे किया जा सकता है उसे। वो सर जल्दी जमीन में पकड़ता नहीं है उसका, क्या जड़? नहीं जिसे लगाया जाता है तो जल्दी निकलता नहीं। अच्छा, नहीं अब हो सकता है कहीं अलग जगह का कुछ हो, अलग सिचुएशन, बाकी ऐसा नहीं है, निकलता है अच्छे से। उसको भी ऐसे ही ट्रीटमेंट कर सकते सूट से ही लगता है एक्चुअली, वो मतलब जड़ ही आपको निकाल के लगानी पड़ती है। हैं, उसको भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं ऐसे। हाँ कर सकते हैं, चूना पानी से ट्रीटमेंट करके लगाइए उसे। हाँ, और आप लता से भी लगा सकते हैं उसको भी, जैसे कुंदरू को लगाते हैं ऐसे ही परवल को भी लगा सकते हैं सेम। ऐसे चढ़ के फरेगा तो हाँ, ऊपर जाके फलता है, फले हुए हैं अपने कुछ बीच बीच में लगे हैं, हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो लगे हुए हैं। इसकी लाइफ भी सेम है सर? परवल की नहीं, परवल इतना नहीं चल पाता, कुंदरू के टक्कर में कोई नहीं है। परवल 4-5 साल तक चला सकते हो, लेकिन फिर भी सर फ्रूट्स वो काट होने के बाद ड्राइंग करने के बाद वापस पानी में डाले तो वो स्वीटनेस पूरा टेस्ट आपको ज्यों का त्यों मिलेगा, नंबर 1। कलर आपको ज्यों का त्यों मिलेगा। हाँ, साइज़ में थोड़ा सा बदलाव होगा, मतलब, और वो हर एक के केस में अलग अलग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप भिंडी बनाते हो तो भिंडी में तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको अगर हम डिहाइड्रेटेड भिंडी खिला दें तो आप जजमेंट नहीं कर पाओगे। अगर हम आपको बताएं ना कि ये डिहाइड्रेटेड है तो आप कहोगे कि जो है ना, मतलब नॉर्मल जैसे भिंडी खाते हो ना वैसे ही भिंडी लगेगी आपको, करेक्ट। अगर मान के चलो लौकी के केस में आ जाए तो वो तो बिल्कुल सिकुड़ के इतनी सी बचती है, पानी डालने के बाद वो फूलती ज़रूर है, लेकिन वो उतना साइज़ नहीं आ पाता उसका जितना हमने काटा था, क्योंकि वो टाइम पे तो पल्प था उसके अंदर, बराबर ना। अब वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पानी था, वो पूरा सिकुड़ गया, अब वो वापस ऐसे नहीं फूलेगा। कद्दू लेकिन बराबर आ जाएगा, भिंडी बराबर आ जाएगी, फिर आपकी जो है ना सेम बराबर आ जाती है, बीन्स बराबर आ जाती हैं, बरबटी वगैरह बराबर आ जाती हैं, अदरक हल्दी वगैरह बराबर आ जाते हैं। तो टमाटर भी नहीं आएगा उतना, क्योंकि जिसमें ज़्यादा पानी होगा आप समझ लो वो उतना नहीं आएगा जितना आप फ्रेश में रखते हो। हाँ, पर आपको टेस्ट और कलर तो एज इट इज़ मिल जाएगा। तो तत्व मिल गए और वो मिल गए तो ठीक है भाई, ना से तो अच्छा है ना होना। वो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल वही पानी से कुकिंग करिए आप। वो तो वेजिटेबल फ्रेश है, आपको लगता है कि थोड़ा सा हमें वॉश करना है तो ड्राई वेजिटेबल को आप पहले वॉश करके वो पानी अलग कर दो, फिर पानी डाल दो आप नया, उसमें फूलने दो उसे, ऐसा कर सकते हो। नहीं, बट जब हमने सुखाया है तभी हमने वॉश वगैरह वो तो करके सब डाला, करके ही किया तो है, फिर ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यूज़ Direct। करिए। हाँ सब्जियों का कुछ साइज है? हाँ, साइज़ है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल आप कोई भी वेजिटेबल किस रूप में खाते हैं उसी रूप में उसके पैलेट बनाने हैं, है ना। जैसे मान के चलो आप कोई भी वेजिटेबल को कितना काट के खाते हो उतना ही काट के आपको इसमें डालना, क्योंकि इसमें सूखने के बाद फिर नहीं कट सकती है, कुछ नहीं कर, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, बस आप फुला के सीधा फ्राई कर सकते हो उसका, ऐसा है। तो एप्पल को भी कर सकते हैं। एप्पल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने पपाया किया है, शायद देखते हैं मेरे पास होंगे तो आपको खिलाते हैं दोपहर में। हाँ प्लीज़। पर होंगे तो सर एक बात और, ये डिहाइड्रेशन का जो फ्रूट्स का कॉन्सेप्ट है, तो विदेशों में तो वो उसको फ्रूट्स को डिहाइड्रेट करके कैंडीज बनाते कैंडी जैसा बनाते हैं। हाँ, बट वो तो चीनी आ गई उसमें, तो उसका वैल्यू तो वो असल में क्या होता है ना, वेट मेंटेन करने के लिए करते हैं ऐसा, क्योंकि जब हम डिहाइड्रेट करते हैं ना तो वो बहुत सिकुड़ के थोड़ा बचता है, तो इसलिए वो चीनी के पाक में उसको पका देते हैं। तो क्या होता है कि वो वजन आ जाता है और मीठा शक्कर का आ जाता है, तो लोगों को लगता है यार ये ठीक है, लेकिन उसको फूड वैल्यू तो उतनी कम फीड होगी। वैल्यू उसमें बचा ही नहीं ना कुछ, जब चीनी साथ में आ गई तो कोई मतलब नहीं है। एक फ़ायदा दो नुकसान आ रहे हैं साथ में, है ना। बस जबान के टेस्ट के लिए। बस 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 तो कर सकते हैं हम लोग, काफ़ी चीज़ों पे इसमें बहुत आगे बढ़ा जा सकता है। हम लोग आगे कंटिन्यूसली इसमें जा ही रहे हैं और कई चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट लगातार कर रहे हैं, और देखिए आगे 2-3 साल के अंदर और क्या होता है। जो ट्रायल में है चीज़ें वो सफल होंगी तो आएंगी आप सबके बीच में सामने। पर यह है कि अभी हाल में छोटे किसानों के लिए सबसे बेस्ट है मल्टी लेयर में वो खेती करें
कई गुना वो फसल उगाएं, डिहाइड्रेटेड करके उसका वैल्यू एडिशन करें। तो 10,000 15,000 स्क्वायर फीट की ज़मीन का मालिक भी एक 10 से 15-20 हज़ार रुपये की एक अच्छी आमदनी क्रिएट कर सकता है ये 2 मॉडल के साथ में, पर मंथ। ठीक है, पर मंथ, है ना। और उसको खेती छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और 20,000 की मुझे लगता है कि अगर आमदनी आ रही है तो 20,000 10,000 की शहर में जाके नौकरी करने से बेटर है कि हम अपने घर में ही 10,000 का काम, 20,000 का, 25,000 का काम करें। और ये तो केवल 1-2 चीज़ों के बारे में बताया, इसी में आप 3-4 और जोड़ दोगे तो जैसे आप इसमें कंपोस्टिंग भी जोड़ दो, उससे भी इनकम जनरेट करो, उसी में आप नर्सरी भी जोड़ दो, उससे भी इनकम जनरेट करो। तो एक छोटे से मॉडल में आप क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप नीचे कंपोस्टिंग करिए, उसी के ऊपर आप एक फ्लैट बना दीजिए, उसके ऊपर आप, ठीक है, नर्सरी का काम करिए। उसके ऊपर आपका क्रीपर्स है तो उस पर क्रीपर्स चलने दीजिए, उसके ऊपर आप पपाया चलने दीजिए। तो 4 ट्रैक में आप अपना सारा काम कर सकते हैं। भाई कंपोस्टिंग को तो छाया की ज़रूरत है, कंप्लीट छाया की ज़रूरत है, तो उसको आप कंप्लीट छाया दे दो। उसके ऊपर आप जो है ना मचान बना दो हल्की सी, उसके ऊपर आप नर्सरी के पौधे रख दो। फिर उसके ऊपर आप अपना शेड जो है वो है ही आपका, तो उसके ऊपर आप क्रीपर्स चलने दो और उसके ऊपर आप पपाया चलने दो। लो साहब, आप 4-4 5-5 मंजिला में ऐसे काम कर सकते हो। तो कुल मिला के देखो, करने पे आएगा ना दिमाग तो कुछ भी कर सकता है। लोगों ने बिल्डिंग बना दी 20-20 25-25 50-50 मंजिला, तो खेती में जब यही दिमाग काम करेगा तो इधर पे भी मंजिलें बनेंगी, इसमें दिक्कत कुछ भी नहीं है। पर हाँ, ये क्रीम दिमाग को लगाना पड़ेगा इसमें, समझ रहे ना। बात ये है, अभी हमने सॉफ्टवेयर बनाने में लगाया, अभी थोड़ा ये हार्डवेयर में लगाए, तब मामला और अच्छा होगा, ठीक है। सब इसमें हाँ। जब तक के समर से पहले तक के ये क्रीपर अगर लगा दें लौकी और, हाँ, तो काम चलेगा नहीं? हाँ चलेगा, छाया के लिए बिल्कुल चलेगा। घास डालने की कंपलसरी ज़रूरत नहीं है समर। हाँ, आप पहले से नर्सरी तैयार करो किसी भी क्रीपर्स का। मैं मल्टी लेयर वाले लोगों को सबको बताना चाहता हूँ इस बात को कि आप घास डालने से अगर बचना चाहते हो तो आप क्या करो, स्ट्रक्चर बना रहे हो जब, उसके जस्ट पहले आप कोई भी एक बड़े पत्ते की क्रीपर्स की नर्सरी डाल लो। जब ये पूरा बन के कंप्लीट हो जाए, नर्सरी को उठा के आप ट्रांसप्लांट कर दो, तो ये जाके फरवरी में ऊपर आ जाएगा और मार्च और अप्रैल में जब तेज़ गर्मी पड़ेगी तब तक वो अपना कवरिंग कर लेगा। तो वो जो कवरिंग होगी वो आपकी नीचे की क्रॉप को हेल्प करेगी, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आ गए आप, वो आपने मान के चलो जनवरी 15 या फरवरी फर्स्ट वीक में लगाया, तो आपका मार्च चल गया, अप्रैल चल गया, मई चल गया, जून चल गया, जुलाई चल गया। जुलाई आते आते वो वेजिटेबल ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है, गर्मी भर चल गया, वो बारिश में नहीं चल पाएगा। तो आप क्या करिए, कुछ मत करो, आप उसी के डंठल फिर काट दो, है ना, पत्ते जो भी हैं उसके गल के गिर जाने दो नीचे, और जो लताएं हैं उसकी वो वहीं रहने दो, और पेड़ उखाड़ के अलग कर दो। और फिर उसी जगह पे आप जो है ना सेम लगा दो 1 महीने के बाद, क्योंकि जैसे जुलाई आएगी तो जुलाई में ज़्यादा रेन होगी तो उजाले की ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है 1 महीने का आप गैप दे दो, वो जुलाई के महीने का, जुलाई और मैक्सिमम 15 अगस्त तक का। और 15 अगस्त के बाद आप जो है ना सेम की नर्सरी लगा दो, आप उसमें नर्सरी पहले लगा लो और जाके ट्रांसप्लांट कर दो। तो वो जुलाई अगस्त के बाद में ये ऊपर वो जो आपका जाला था हल्का फुल्का लौकी का या जो भी है, उसके सपोर्ट में वो और अच्छा फैलेगी, तो वो फैल के पूरा जो है ना आपकी जनवरी फरवरी तक फैलेगी। अब जनवरी फरवरी तक सेम का जाला होता है बहुत मतलब मोटा घना, है ना, उसका जाला बहुत घना होता है, और उसकी जो लताएं होती हैं वो इतनी आसान नहीं होती, मतलब सड़ना तुरंत नहीं सड़ती हैं, बहुत कड़ा होता है उसका जाला, ठीक है। तो वो जाला आप क्या करो कि जनवरी के महीने में आप उसको कटिंग कर दो जब वो फ्रूटिंग कंप्लीट हुआ, और फिर इसका पेड़ उखाड़ के अलग कर दो। अब जो जाला बन गया मतलब आपकी घास ऑलरेडी डली हुई है, रेडी है। अब आप गर्मी के टाइम पे जो मर्जी आए, ऑफ सीजन की फसल आपको ब्रोकली उगानी, मेथी उगानी, जो उगाना वो सारा वेजिटेबल आप उसमें उगाइए, क्योंकि आपको घास डालने की जरूरत ही नहीं, ऊपर ऑलरेडी डली हुई है। मतलब और पहले क्रीपर्स का ही प्रोसेस करता रहे, क्रीपर्स का प्रोसेस कर लो, और फिर उसमें आप चाहो तो छोटा क्रीपर, जो छोटे पत्ते की साइज का क्रीपर्स है, फिर वो लगा सकते हो। तो छोटी पत्ती की साइज का क्रीपर्स कौन सा होता है, कुंदरू है, पड़ोरा है, परवल है, ये आप पहले राउंड में नहीं लगा पाओगे, क्योंकि इतना गैप से आपने जाला बुना है, उसकी लता यूं लटक जाएगी नीचे, सपोर्ट चाहिए ना उसको फैलने के लिए। तो क्योंकि पतली होती है, लौकी की चल जाएगी, और लौकी के ऊपर फिर सेम की चल जाएगी, फिर सेम के ऊपर आप कुंदरू की चला दो। क्या अच्छा, उसके ऊपर तार अगर डबल कर दिया तो नहीं, नहीं का गाला लगा 3-3 कर दिया,
कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, पर उसको थोड़ा सपोर्ट तो चाहिए ही पड़ेगा, जितना भी कर लो। क्योंकि पता है एक चीज, सुनो तो, एक चीज ये होगी, तार गर्म होगा गर्मी में, और ये होती हैं पतली और नाजुक बेलें, तो जिधर पे भी वो पकड़ बनाएगी और दिन में जब वो हीट मारेगा ना तो वो जला देगा बेचारे को। लेकिन ये लौकी वोकी में नहीं होगा। ये लौकी का पत्ता ही इतना बड़ा होता है, जाके उसने यूं कर लिया, अब वो धूप नहीं पड़ रही उस पर तो वो नुकसान नहीं करेगा। तो ऐसे हम लोग रास्ता निकाल सकते हैं, है ना। कौन सी फसल कौन से महीने में लगानी चाहिए, उसकी लिस्ट मिलेगी, लिटरेचर PDF एक और PDF अपनी गिनती ठीक रखना, आपके पास में है, कल तक हम लोग तभी सांस फूले कि कम मिलेंगे। अपनी गिनती ठीक रखना, कहीं उनकी तरफ से 49 और आप 46 इतना पक्का है मेरे साहब के। सर तो पूछ रहे थे PDF बाद होता में क्या है? कहीं तो रात को छुपाया ना सर। कहाँ मिलता है ये? कुछ नहीं करो। ये पूछा कम से कम कहाँ मिलता है, ये नहीं पूछा कहाँ लगता है, कहाँ लग उगता है, कौन सी बेल में लगता है। कंप्लीट धूप चाहिए इसके लिए पूरा। खूब मजा कर लेते हैं नर्सरी 1.5 महीना पहले करना है कम से कम। हाँ, ठंडी के टाइम में थोड़ा ग्रोइंग कैपेसिटी कम होती है, तो इसलिए आपको थोड़ा अर्ली डालना पड़ेगा, और अर्ली डाल के उस पर हल्का सा शेड भी कर देना चाहिए। अदरवाइज इसके अंदर रखिए आप, ताकि थोड़ा ठंडी का प्रभाव कम पड़े और उसका ग्रोथ अच्छा हो जाए। ये भैया नर्सरी में हाँ, ग्रो बैग्स वर्सेस कोकोपिट, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। नर्सरी में देखिए कोकोपिट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर केवल कोकोपिट में आप पौधों को मत उगाइए। क्योंकि क्या होता है, कोकोपिट में जो रूट का डेवलपमेंट तो हो जाता है, लेकिन एक प्राइमरी लेवल पे जो मिट्टी से उसको तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं उसमें। तो इसलिए आप क्या करिए, 50% कोकोपिट और 50% सॉइल के कॉम्बिनेशन के साथ में फिर आप चाहे ट्रे बैग में लगाओ, चाहे पॉलीथिन में लगाओ, और चाहे इवन मिट्टी में भी लगाओ, ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ में आपको करना लगाएंगे चाहिए। तो फिर उसे निकाल के कैसे फिट करेंगे? जैसे नर्सरी बनाई तो अब जैसे उसको तो उखाड़ के करना है सीधा। जैसे ये जो बेड है, हाँ। बेड में ही नर्सरी लगाएंगे। हाँ, बेड पे ही नर्सरी बनाएंगे आप, फिर इस पे लीफी और नीचे कंद वाली क्रॉप नहीं बोएंगे, केवल नर्सरी लगाएंगे, और नर्सरी को सीधा उखाड़ के एक एक पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे। ऐसा करना है। के लिए आसान कर दिया, बल्ब प्लांटर्स हैं, आप लगाओ, खा लो पूरा और फिर ट्रे में कौन से पौधे लगाए, मतलब जो 15 दिन में जिनके बीज बिल्कुल छोटे होते हैं, छोटे बीज वाले? हाँ, जैसे फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्ची हो गया, शिमला मिर्ची हो गया, ये चीज़ें है ना, उनके बीज ट्रे में होना चाहिए। और बाकी के जो बड़े सीड्स हैं वो ट्रे में नहीं, वो पॉली बैग में होना चाहिए, ताकि वो अगर बड़ा साइज़ का भी हो जाए तो भी कोई, जैसे अभी देखो हमारी सेम इतनी बड़ी बड़ी हो गई, उसमें बेल चल गई है, अब उसे ट्रांसप्लांट होना है ऊपर वाले ब्लॉक में, तो हम थोड़ा अभी हमारे पास ये है कि अब हम तुरंत अभी नहीं लगा पाए, तो हमारे पास बैकअप है कि वो और जड़ें उसमें फैलती जाएंगी, क्योंकि स्पेस अच्छा है। अगर ट्रे में लगाया तो इतना यहाँ स्पेस होता है, 15 दिन में आप ट्रांसप्लांट करो ही करो, नहीं करोगे तो वो पौधा वहीं के वहीं अपनी उम्र ख़त्म कर लेगा, ये बात है। तो इसीलिए जो बड़े सीड्स होते हैं ना, उनकी नर्सरी आपको ट्रे बैग में नहीं, आपको पॉली बैग में लगाना चाहिए, और पॉली बैग को कई बार तक आप यूज़ करिए, ये बात आपको समझ के जानी है यहाँ से, है ना। कई बार आप रिसाइकिल करिए उसको, ठीक है। ट्रे कैसी होती है? ट्रे बिल्कुल सामने रखी है दीवार के ऊपर, वो रखें, हाँ, सही या, है, वो सामने रखें। कोई भी कंपनी का ले लो, बस थोड़ी पॉलीथिन थिक हो, मतलब हमेशा ये पॉलीथिन अपना देख के जाओ, या एक लेके भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थिक होना चाहिए, एकदम पट्टम लेंगे ना तो वो फटेगी तुरंत, है ना। थोड़ा थिक लो ताकि हम कई वर्ष तक उसको चला सकें, ऐसा। आपको अगर कमर्शियल करनी है नर्सरी तो बात अलग है, फिर तो सबसे हल्की लो, क्योंकि आपको एज इट इज पूरा देना है उनको। हाँ, फिर देना है, हाँ बिल्कुल गुड। फिर पैसा क्यों एक्सपेंस करते हाँ, हो? बिल्कुल सही है। ये तो और कोई बात पीछे वाले बोलो भाई, आगे वाले क्वेश्चन दाग रहे हैं। अगर मिट्टी दाग रहे हैं
भैया दाग रहे का मतलब जो है ना पीछे से कुछ आ ही नहीं रहा है। बैक बेंचेस तो हमेशा बैक बेंचेस ही है ना, अब वो करके कुछ दिखाए तब मजा आए। कोकोपीट और कंपोस्ट को कितना मिलाना चाहिए? 50-50। यही मेरा सवाल था। मिट्टी नहीं, गलत। कोकोपीट और कोकोपीट और कंपोस्ट अगर आप तीनों को मिलाना चाहें, मिट्टी आप जरूर रखें। किसी भी नर्सरी में मिट्टी को अलग मत करिए आप। 50%। देखो हम गलती क्या करते हैं, मान के चलो कोई भी बच्चा शिशु अवस्था में अगर है और उसको हम ओपन इन्वायरमेंट की हवा और ये सब नहीं देंगे, एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखेंगे, तो जब वो बड़ा होगा तो ओपन इन्वायरमेंट उसको नुकसान करेगा, इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, जब ही कोकोपिट में करते हैं तो क्या होता है, कोकोपिट तो बेचने वालों का अच्छा बिक जाता है क्योंकि उसमें रूट का डेवलपमेंट हो जाता है। रूट का डेवलपमेंट होता है तो प्लांट अच्छा ग्रो कर जाता है, तो हम वहीं पे तो खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो खेत में जाता है ना तो उसका 10% वो जाते ही निपट जाते हैं पौधे, समझ रहे ना। तो एक मिनट कंप्लीट। तो हमें क्या करना है, अगर कोकोपिट से हमें जड़ों को जल्दी विस्तार देना है, वो पॉइंट अच्छा है तो हमने ले लिया उसको, ऐसे नहीं हमें उसको न करना, हमने अच्छा पॉइंट वो ले लिया। हमें कंपोस्ट भी देना क्योंकि हमें उसमें सारे एलिमेंट भी चाहिए। फिर हमको मिट्टी भी देना ताकि उसकी जो बेसिक चीज़ है वो जड़ पहले से ही वो बेसिक चीज़ से जुड़ा रहे। हम बचपन से ही उसको मिट्टी से ना हटाएं, हम बचपन से ही उसको मिट्टी से ही फीडिंग दें, सप्लीमेंट दें। तो हमें क्या करना फिर उसके इसमें 40% आप मिट्टी लो, 40% कंपोस्ट लो और 20% आप कोकोपिट मिला दो और ये मिक्सचर बना के आप ट्रे में भरो। फिर उनमें छोटे बीज लगाओ। और अगर मान के चलो पॉली बैग में आप पौधे लगा रहे तो 50% कंपोस्ट और 50% मिट्टी लो, कोकोपिट की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। फिर तो सर इसमें भी भैया मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ। हाँ, जब आप ट्रे में पौधे उगा रहे हैं ना, तो ट्रे के केस में आप 40% सॉइल, 40% कंपोस्ट, मतलब 40% ये और 20% आप ले लो आप कोकोपिट। पॉली बैग में 50% कंपोस्ट, 50% मिट्टी। तो सर इसमें भी नीम पाउडर और चूना मिलाया जाएगा या ऐसे ही हो जाएगा? चूना और नीम पाउडर दोनों जगह मिलेगा। जहाँ पर 100 kg का कॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे 1 किलो चूना पाउडर, 1 किलो नीम का पाउडर मिलेगा। सर जैसे मतलब ये इसमें ग्रो बैग में और 50 किलो कंपोस्ट बताया गया था। हाँ, अधिकतर होता क्या है कि लोग नापते हैं अपने तगाड़ी से। हाँ, तो उस केस में वो कैसे नापते हैं? किलो से तो नापेंगे नहीं तो तगाड़ी का एक मोटा मोटा वजन ले लो, और नहीं तो ऐसे उठा के देख लो ना। गांव के लोग तो ऐसे उठा के अंदाजा कर लेते हैं। हाँ भाई, ऐसा उनके क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं होगा कि एक तगाड़ी वो ले लिए, एक तगाड़ी। हाँ वो कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हो, एक तगाड़ी ये, एक तगाड़ी ये। तो आपका रेशियो बराबर नहीं बना ना। अब अपन चिनाई करते हैं तो क्या करते हैं, 5:1 का रेशियो। जुलाई करते हैं सीमेंट और बालू। तो 5:1 का अगर बनाना है मसाला, 1 किलो 1 तगाड़ी बालू सीमेंट चाहिए, 5 तगाड़ी बालू। नहीं, मिट्टी मिक्स जरूर करिए आप। मतलब जो है ना, कभी भी नर्सरी स्टेज से ही मिट्टी से पौधे को मत हटाइए। मैं आपको वो कहने जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ, क्या अच्छा होता है, कौन से में क्या परफॉर्मेंस आया, ये छोड़ दो अभी, ये सेकेंडरी बात है। हम परफॉर्मेंस आने के लिए कोकोपिट भी ऐड करेंगे, कंपोस्ट भी ऐड करेंगे, लेकिन मिट्टी से उसका अस्तित्व खत्म नहीं करेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बचपन से ही उसको मिट्टी से ही सप्लीमेंट मिलने दीजिए, तब जाके वो फील्ड पे, क्योंकि आपको लगाना तो मिट्टी में ही है ना, तो जब वो मिट्टी में ही जाएगा तो उसकी हैबिट चेंज नहीं होगी और सप्लीमेंट भी एज इट इज़ रहेंगे, तो वो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए 40-40 और 20 का आप रेशो रखिए उसमें, है ना। पॉलीथिन में मिक्स कर सकते हैं सर कोको? मेरा ये कर सकते हैं पर ज़रूरत नहीं है उसमें। नहीं मैं कह रहा था, मेरा ये मानना समझना शायद बन रहा है कुछ, हाँ, कि अगर हम शुरुआत से, जब हम बीज की बात कर रहे हैं, उस समय अगर हम कोको से शुरुआत करते हैं एक रेशियो में, एक फिक्स रेशियो में, भले ही वो हम ग्रो बैग कर रहे हैं या ज़मीन में कर रहे हैं या हम पोरपिट में कर रहे हैं, पोरिंग ट्रे में, इस प्रक्रिया की अगर हम बात करें और इसको कॉन्ट्रडिक्ट ना करते हुए, अगर हम एक बीज जो कमज़ोर है भले ही, अगर उसको शुरुआत में एरिएशन मिल गई तो उसकी ताकत सिर्फ फूटने में कम लगी, पनपने में ज़्यादा और भी ज़्यादा लगेगी। तो एक कमर्शियल एस्पेक्ट से, एक बिजनेस एस्पेक्ट से भी आपकी उपज भी बढ़ सकती है उसमें, अगर शुरुआत में बीज को ज़्यादा ना थकाएं, और क्योंकि उससे एरिएशन मिलेगी कोकोपिट यूज़ करने से, एरिएशन से जर्मिनेशन ज़्यादा जल्दी और अच्छा हो जाएगा।
हाँ कर सकते कोई हैं। गलती तो नहीं इस बात? नहीं नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भाई बताएं, आप लोग झारखंड का ग्रुप मल्टी लेयर से संबंधित कोई सवाल हो आपके? हाँ प्लीज़। अगर कॉम्बो में खेती कर रहे हैं, जैसे कि तुअर दाल लगाए हैं, जी बीच में लोग जैसे सोयाबीन लगाते हैं, उसमें दोनों में इफेक्ट पड़ता है क्या एक पे? हाँ पड़ता है फ़र्क, है ना। सोयाबीन जो है ना हाईली गंधक को खींचने वाली क्रॉप है, बराबर, और उसकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी तुअर आपकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो एलिमेंट के लेवल पे एक दूसरे का सहयोग भी होगा उसमें, और मतलब प्रोटेक्शन भी होएगा, और मिक्स और इंटर क्रॉपिंग में दोनों तरीके से आप उगा सकते हो, कोई उसमें बुराई नहीं है, अच्छा ही है वो। कमर्शियल लेवल पे बहुत सारी फसलें हैं, उसकी लिस्ट है इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग की, वो पीडीएफ के माध्यम से मिलेगी आपको। तो मैं असल में भैया यही बात मैं कहना चाह रहा था आकाश भैया, मैं यही बात कहना चाह रहा था, अगर वो लिस्ट कंपेनियन क्रॉप्स और फॉलो अप क्रॉप्स की लिस्ट अगर आज मिल जाए ना, क्योंकि कल अपना लास्ट सेशन है, कि जितने सवाल होंगे ना आपके पास दगाई ज्यादा हो जाएगी, जितने कल का क्वेश्चन आंसर सेशन ज्यादा तो अच्छा सारे पीडीएफ लास्ट में मिलने वाले हम दे देंगे, चिंता मत करो। असल में क्या है, अभी पीडीएफ में आप लोग उलझ जाओगे। हाँ एफएक्यू बन जाएगा ना। पीडीएफ आप ट्रेन में हाँ, देखना मल्टी सब लेयर लोग। खेती में मिट्टी बनाने के लिए आप पहले नंबर तो मिट्टी को उपचारित करो, बराबर ना। उसके पहले आपको पीएच चेक करना चाहिए, मिट्टी का पीएच वैल्यू निकालना चाहिए। पीएच वैल्यू निकाल के अगर सामान्य पीएच वैल्यू का मिट्टी है तो आप उसको ट्रीटमेंट करो 100 किलो चूना 100 किलो नीम का पाउडर से, 1 एकड़ के एरिया को 100 किलो चूना और 50 किलो नीम के पाउडर को मिला के ट्रीटमेंट करके फिर आप उसमें कंपोस्ट डालिए, मतलब कंप्लीट डाइट डालिए। तो कंप्लीट डाइट पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वो कंप्लीट डाइट डाल के टिलेज करके फिर बेड बनाइए। तो 2 काम करना आपको, पीएच चेक करना, उसका ट्रीटमेंट करना, और फिर उसमें संतुलित डाइट डालना, मतलब संपूर्ण आहार देना। संपूर्ण आहार देने के बाद फिर बेड बनाना, फिर फसल लगाना, ऐसे करना, ठीक है। 1 एकड़ के लिए? हाँ ये 1 एकड़ के लिए। सर टेरेस गार्डनिंग का कंसेप्ट? हाँ कंपोस्ट दे सकते हैं, पर कंपोस्ट की डेफिनेशन आप लोगों को नहीं बताया था, मैं बता देता हूँ। 3 कैरेक्टर जिसके अंदर हो, ब्लैक ब्राउन कलर हो, काला कलर हो या कत्थाई कलर हो, हल्का हो, वजन में हल्का हो और सौंधी खुशबू दे रहा हो, उसको कंपोस्ट बोलते हैं। तो अब आप ये बिल्कुल नहीं कहना कि सड़ा हुआ गोबर डाल सकते हैं, 1 महीने पुराना डाल सकते हैं, 10 साल पुराना डाल सकते हैं। आपके पास तो 10,000 साल पुराना गोबर हो, लेकिन वो अगर खुशबू सौंधी नहीं दे रहा है तो नहीं डलेगा। अगर वो काला नहीं है कलर में तो नहीं डलेगा। अगर वो वज़न में हल्का नहीं है तो नहीं डलेगा। और अगर वो 2 महीने पुराना है और वज़न में हल्का है, सूंघने पे सौंधे खुशबू मार रहा है और काले कलर का है तो वो डलेगा। कंपोस्ट की डेफिनेशन है हल्का होना, काला होना और सौंधी खुशबू देना। कंपोस्ट खाद की टाइमिंग कितनी दिन तक रहती है? साल में 1 बार। अगर एक बार बना लिए। अच्छा हाँ, बना हुआ खाद आप 6 महीने साल भर तक रख सकते हो। हाँ पर नमी बना के रखना पड़ेगी। नमी बना के रखना। नमी कैसे बनाए? नमी खुले में छोड़ दे, ऐसे ही ढेर लगा के रखिए और बीच बीच में आप उसमें फुहार मारते रहिए, है ना। पेड़ की छाया में ही आप हिप बना के रखो। और 15-20 दिन में जब आप अपना कंपोस्टिंग में मॉइस्चर देंगे तभी इसमें आप 1 बार दे दो हल्का मॉइस्चर। ये करना है आपको। ये नहीं करूँगा अगर वो सूख जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा, मिट्टी। हाँ जितने सूखेंगे उतना बैक्टीरिया खत्म होंगे। तो आपको सूखने नहीं देना। आप जूट का बोरा का एक तिरपाल बना लो बड़ा सा और ढांक दो, तो वो महीने भर मॉइस्चर एज इट इज रहेगा, है ना। उसमें ये नहीं है आपको रोज रोज का करना। और कभी भी आप स्टॉक करो ऐसी जगह पर ही स्टॉक करो जहाँ पर आपका पानी का अप्रोच है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर हमारा नर्सरी का एक ब्लॉक है, इधर हमारा कंपोस्टिंग का है, उधर ही के बीच में हम डाल देते हैं। तो रोज हमारा पाइप चलता है तो ठीक है। जब ही दिखा कि यार ये ऊपर का सूख गया, मार दिया फुहार, बस खत्म।
तो ये मतलब आपको जब आप करोगे तो ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अब हमने जाके कहीं और दूसरी जगह स्टॉक कर दिया, अब उधर हम जाते ही नहीं हैं, तो पता चला हमें ध्यान भी आई कभी कि उस पर पानी डालना, पर वो इतना दूर था कि हम भूल गए। तो ऐसे अप्रोच में आपको स्टॉक भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कंपोस्ट को कभी भी बोरी में भी मत रखो, पैक करके कभी नहीं रखना चाहिए। खुले में आप ढेरी लगा के उसको रखिए, है ना, बोरे में नहीं रखना चाहिए। सर ये कौन सा बेड कहलाता है? ये बर्मी बेड ऐसे बोलते हैं, बाकी जो है ना हम इसका प्रयोग कर सकते हो। हाँ, बताते हैं अभी आपको। तो ये ओवरऑल पूरा डिजाइनिंग है ना सब की, क्या चीज़ कहाँ कहाँ रखी? नहीं, ये पीडीएफ में नहीं है। अच्छा, ये भी ये तो योग करने से होगा। ये पीडीएफ में नहीं है। नहीं नहीं, जो है वो बोल दिए हैं, जो नहीं है तो वो बोल दिए, इसमें क्या है। ठीक, खुली किताब है भाई, जो है तो उसमें पहले ही बोल दिया था हमने। अब जो नहीं है तो वो भी स्पष्ट करते जाना, नहीं तो आप सोचो कि इसका भी पीडीएफ होगा। देखो, जिसका नहीं है उसका भी हम देंगे। बाध्यता ये है ना कि देखो, हमको कंप्यूटर चलाना आता नहीं है। अभी जिसको चलाना आता है वो जब हम काम करते हैं तब वो हमारे साथ रहता नहीं है, और हम काम करते हैं रात को 10 बजे के बाद, तो वो 10 बजे के बाद कोई हमारे साथ में रहता नहीं है। अभी कोई वो टाइम पे हमारे साथ में बैठ जाए तो जितनी भी पेंडिंग ये पीडीएफ्स हैं, बहुत सारी अभी ऐसी हैं जो हमारे दिमाग में है, जो आपके काम को आसान बना सकती हैं। रात को भी जागू आपके साथ। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत है? नहीं, वो टाइप करना पड़ेगा, हम बोलेंगे आपको टाइप। ओके, वॉलंटियरशिप करे आपके साथ। हाँ। तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए? कंप्यूटर से रिलेटेड पहला तो हमें ये काम करना है कि हमारे पास फ़ोन में 27,000 लोगों के नंबर हैं। अच्छा, उसको सिस्टमैटिक, और 80,000 लोगों के नंबर हमारे रजिस्टर में हैं। अब इस जिले में हमारे कितने लोग हैं ये हमें पता नहीं है। ओके वो एक्सेल बना के हम तैयार कर ठीक है, कर तो 80,000 में से उनको फिल्टर करना कि कितने सागर जिले के हैं, कितने आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में हैं, कितने यहाँ पे हैं, कितने यहाँ पे हैं, वो फिल्टर करना। और वो फिल्टर करने से एक डायरेक्टरी तैयार होगी कि कितने लोग कहाँ का क्या काम कर रहे हैं। अभी जैसे मान के चलो, आपके ही ज़िले में कोई अगर काम कर रहा होगा और वो आप दोनों के मिलने से दोनों का काम अच्छा होएगा, पर हम मिला ही नहीं पा रहे। आप हमको बोलते हो, हम कहते हैं हाँ दे देंगे, जब हम फ़ोन पकड़ते हैं तो वो नंबर ही समझ में नहीं आते, कौन नंबर कहाँ का है। वो तो सर्च नहीं कर सकते, सॉर्ट नहीं कर सकती। मैपिंग हो जाएगा ऑल इंडिया ना, बहुत इजी है। हाँ, वही बहुत अच्छा हो जाएगा हम लोग। हाँ, आप डेटा दे देंगे तो हमें आना भी नहीं पड़ेगा, वहीं से बना के आपको दे देंगे। आज रात को कर नहीं, वो तो इसके फोन में है ना। 80,000 क्या बात है, टाइप करते करते एक सप्ताह के लिए आ जाओ, यहीं आ जाओ। आते हैं। हाँ, वहाँ यहाँ क्यों आएगा? वहाँ से डेटा अपना अरेंज करके इनको फीड कर दिया। बोलना आसान है, हाँ, वही टाइम लगता है। बोलना आसान है। रजिस्टर हम कल रखेंगे आखिरी दिन, और आप लोग कहोगे तो हम शाम को रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। शाम को रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, प्लीज़। बोलते हैं सर, बीज में जनरेशन में कमी आने का कारण क्या है? बीज का सही सिलेक्शन नहीं होना। मैंने बढ़िया बीज को भी हम लोग का कभी कभी किसी में बढ़िया हो जाता है, किसी में खराब हो जाता है। नंबर एक तो बीज का सिलेक्शन सही नहीं होना। दूसरा, बीज को ज़्यादा लंबे समय के बाद यूज़ करना, उससे जर्मिनेशन कम होता है। अगर कोई बीज, जैसे आज हमने मान के चलो पपीते का बीज बनाया, अगर हमने आज बीज बना लिया तो ये अगले 1 साल के अंदर यूज़ हो जाए। अगर नहीं हुआ तो ये नेक्स्ट ईयर पे जाएगा, तो इसका जर्मिनेशन परसेंटेज 20-30% बचेगा, और तीसरे साल चौथे साल तो जमेगा ही नहीं। तो ऑटोमेटिकली जर्मिनेशन का जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे करके डाउन होता जाता है, गिरता जाता है। मैंने तुरंत हम लोग पैकेट ला के फाड़े हैं, उसको किसी में डाले हैं तो कोनो अच्छा हुआ, किसी में तो पैकेट में जो बीज आया है वो आपको नहीं पता ना कि कब पैक हुआ था वो, ये बात है ना। कभी भी आप बीज खरीदें, जब आप रैपर के बीज खरीदें तो एक्सपायरी डेट के 3-4 महीने पहले की डेट का ही खरीदें। पैकेट के पीछे लिखा रहता है इसका पैकिंग डेट क्या है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है। एक्सपायरी डेट के 4 महीने पहले का आपको खरीदना चाहिए, एकदम एक्सपायरी डेट का भी नहीं खरीदना चाहिए। मैंने एक ही बीज को जो हम लोग एक तरफ डाले हैं उसको, तो एक तरफ बहुत अच्छा हुआ है, और वही बीज को एक तरफ में फिर दिए हैं तो वो अच्छा फिर वो डालने में या तो कोई और मामले में गड़बड़ हुआ है, फिर वो बीज में फॉल्ट नहीं है। मिट्टी में
फिर वो मिट्टी की तकलीफ हो सकती है कि उस जगह पे हो सकता हाइट पे डाल दिया हो, या उस जगह पे दीमक की कॉलोनी हो, या उस जगह पे चींटियों का घर हो, या वो जगह में पानी कम पड़ा हो, या ज़्यादा पानी पड़ गया हो, या ज़्यादा गहराई में बीज डल गए हों। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर वो कारण बीज का नहीं है, फिर वो आपके डालने का है ना। ऐसा हो सकता है। जैसे हाँ, हम लोग सर झारखंड में अभी हम लोग मल्टी लेयर करवा रहे हैं, इसमें अदरक का खेती करवा रहे हैं जी। तो सर उसमें बीज उपचार कैसे करें? बीज उपचार के लिए अदरक को 20 लीटर पानी में 1 किलो चूना डालिए और उस चूने को घोल दीजिए। फिर उस बीज को चूने के घोल में डाल दीजिए, 10 मिनट तक उसमें डूबा रहने दीजिए। निकाल के वापस आप 10 मिनट बाहर रखिए और फिर लगाइए। ऐसा करना आपको। 20 लीटर पानी, 1 किलो चूने का पत्थर आपको पानी में भिगो लेना और फिर उसमें बीजों को डिप करना है। ऐसे आपको बीज उपचार करना चाहिए। सर सिर्फ चूना के अदरक का उपचार के लिए या नहीं, ये केवल अदरक के उपचार के लिए है, या हल्दी के उपचार के लिए है, या कंद वाली फसल जो आप लगा रहे हो उसके उपचार के लिए है। बाकी के उपचार का दूसरा ट्रीटमेंट है। उसमें क्या करेंगे, 2 लीटर गौमूत्र लेंगे, 250 ग्राम धनिया पाउडर लेंगे, 250 ग्राम मिर्ची का पाउडर लेंगे। हाँ, मिर्च का पाउडर, लाल एकदम तीखी मिर्चा, और इन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को बीज के ऊपर लेपेंगे या पेस्ट में बीजों को डुबा के फिर लगाएंगे। ऐसे करना। तो जैसे ड्राई सीड्स हैं, लौकी के हैं, गिलकी के हैं, तोरई के हैं, पपीते के हैं, सहजना के हैं, धनिया है, लौकी है, पालक है, मिर्ची है, बैगन है, टमाटर है, भिंडी है, जो भी बीज होते हैं, जो सूखे बीज होते हैं, उन सब को इसमें डुबा के फिर लगाना है। 10 मिनट तक डुबा के रखो, फिर निकाल के 10 मिनट रखो, फिर खेत में लगाओ। धनिया का पाउडर 250 ग्राम, मिर्ची का पाउडर 250 ग्राम और 2 लीटर गौमूत्र में घोलना है, पेस्ट बनाना है। बराबर। सर टेरेस गार्डनिंग के कंसेप्ट में तो लाइट वेट चाहिए ना, तो उसमें अकेला कोकपीट चलेगा, सॉइल ना यूज की जाए? नहीं, आप उसमें वही 20 और 40 का और 20 का कंप्लीट कर दो रेशो। मतलब उसमें भी आपका अगर देखेंगे तो 40% तो वेट कम आ ही जाएगा। कंपोस्ट और 20 को, हाँ, 40% मतलब मिट्टी का वेट कम हो जाएगा। अगर आप प्योर मिट्टी रखेंगे तो 100 किलो, और 40-20 लेंगे तो मिट्टी का टोटल वजन करेंगे तो 60 किलो आएगा। मतलब 40 किलो की वजन की बचत हो जाएगा। ऐसा होगा। और हमें वहाँ पर बहुत डेप्थ में मिट्टी थोड़ी डालनी है, 1 से 1.5 फीट बस मिट्टी की हाइट रखनी है बस। तो उतने में उतना वजन नहीं आने वाला। ब्राउन गोल्ड का तब तो यूज नहीं करना है। क्या चीज़? ब्राउन गोल्ड और ये कोकोपीट मिला के हम लोग डालते थे। नहीं, कोकोपीट यूज़ करिए, लेकिन प्योर कोकोपीट ही मत लीजिए केवल, उसमें मिट्टी भी मिक्स करिए। तो 20% कोकोपीट लो, 40% पचा हुआ गोबर का खाद लो और 40% आप मिट्टी लो। हाँ, ऐसा करना। ब्राउन गोल्ड नहीं। सर ये कंद वाली फसल या सब्जी वाली फसल में हाँ, बीज कैसे सिलेक्शन? सेम प्रक्रिया है। लता वाली में वो किधर गया, क्या क्या वो तो चेक करना पड़ेगा। थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, चेक करना पड़ेगा वो थोड़ा। अब आपको इतना नहीं, आपको पूरे एरिया में सेलेक्ट थोड़ी करना, थोड़े से एरिया ही में तो मार्क करके सिलेक्ट करना है आपको। पूरे एरिया में थोड़ी करना कि पूरे प्लॉट में हम ढूंढते रहें। छोटा सा एक एरिया हमने सेलेक्ट कर दिया, उसी में हमको ढूंढना है। वो हो जाता है, वो कठिन नहीं। जमीनें जो होती है खेती की, हैं? कीड़ों के लिए अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं आज के सत्र में। अब हम लोग आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं।